हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एलटी ग्रेड के लिए हिस्ट्री का प्रश्न पत्र। जो देखो, जो एलटी ग्रेड हो गया, टीजीटी पीजीटी हो गया, उनमें जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो लगभग सेम है। ठीक है, तो हम इस टाइम टीजीटी हिस्ट्री जो 2021 में पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि 60 क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको एलटी ग्रेड में भी सेम हूबहू ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए और लगे रहिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि हड़प्पा स्थलों में से किस एक स्थल से गर्त आवास के प्रमाण मिलते हैं। तो गर्त आवास के प्रमाण की प्राप्ति किस एक स्थल से मिलती है, जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। हमारे पास ऑप्शन है राखीगढ़ी, बनावली, प्रवास पाटन या कुणाल। देखो, हम लोगों ने जो पढ़ा है अभी तक, उसमें राखीगढ़ी और बनावली आपको बार बार आपके सामने ये शब्द आता है। प्रभास और पाटन, ये जो दो शब्द हैं जो बहुत सारी बुक्स में नहीं है। आप घटना चक्र उठा के देख लिए तो घटना चक्र में भी इस कुणाल का कोई भी जिक्र नहीं दिया जाएगा। हाँ, उसमें आपको जिक्र दे सकते हैं, जो कि इसका पेपर है। आप लक्ष्मीकांत, आप कोई भी बुक उठा लीजिए, उनमें कुणाल जो है वो जिक्र नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें पूछा गया है तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कुणाल। ठीक है, या कुणाल। ये कहाँ पर है? तो ये हरियाणा में है। ठीक है, कहाँ? ये हरियाणा में हिसार जिले में है, हिसार में। क्लियर? और इसकी जो खोज करता है कौन है? जोशी हैं, जगपत जोशी। जगपत जोशी, तो इन्होंने इस स्थल की खोज की थी। क्लियर? कुणाल और गर्त आवास के प्रमाण यहीं पे मिलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अच्छा, खोज कब की थी? तो इन्होंने खोज की थी 1974 में। कब की थी? 1974 में। कुणाल के बारे में आपको एक थोड़ी सी जानकारी और ले लो कि यहाँ पर चांदी के मुकुट प्राप्त हुए हैं, के मुकुट प्लस सोने के भी आभूषण मिले हैं। ठीक है, इतनी चीज आपके लिए पर्याप्त है। तो इस कुणाल से भी आप परिचित हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपके सामने ये प्रश्न बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा कराई गई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक द्वारा कराई गई थी? हमारे पास चार ऑप्शन है: समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त और हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के बारे में आपको पता है कि इन्होंने थानेश्वर से कन्नौज राजधानी करवाई थी। ठीक है, थानेश्वर से कहाँ ले गए थे? कन्नौज। इन्होंने राजधानी परिवर्तन में इनको जाना जाता है। कुमारगुप्त इस प्रश्न के राइट आंसर हैं। और कुमारगुप्त किसके बेटे थे? तो ये थे विक्रमादित्य के। विक्रमादित्य के, ठीक है, विक्रमादित्य के बेटे थे ये कुमारगुप्त। और आपको पता है कि एक ये विक्रमादित्य और बैतालिक कहानियां बहुत ज्यादा फेमस है, तो ये वही विक्रमादित्य है। सीड ऑफ जजमेंट, ठीक है, इन्हीं की है। और देखो, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी और ले लो कि नालंदा विश्वविद्यालय में हेन सियांग एक चीनी यात्री थे, उन्होंने ही शिक्षा ली थी। ठीक है, तो हेन सियांग ने, आपसे यही पूछा जाता है कि हेन सियांग ने किस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय में आए थे और उन्होंने यहाँ के जो शास्त्र हैं उनके बारे में अच्छा खासा ज्ञान अर्जित किया था। और एक और क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने का श्रेय किसको जाता है? तो वो है बख्तियार खिलजी को। क्या नाम है उनका? बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में चहुलगानी नहीं, चहलगानी है, चहलगानी की सदस्य सम्मिलित थे। देखो, चले चहलगामी कह लो या चालीसा कह लो। ठीक है, चालीसा, 40 सरदारों का एक समूह हुआ करता था, जो किसके, अब ये किसने बनाया था चालीसा? किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। इल्तुतमिश, जो कि कौन था? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है, जो कि कुतुबुद्दीन का दामाद था, इल्तुतमिश। ठीक है, और अब ये पूछा जाता है कि जो चहलगामी के सदस्य थे वो किसे समझते? ताजिक से, अफगान से, तुर्क से या मंगोल से? तो जो 40 लोग थे वो तुर्की सरदार थे। कौन सरदार थे? तुर्की सरदार थे, तो वो तुर्क समझ रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुर्की सुल्ताना का महल क्या है? तुर्की सुल्ताना एक नाम है पूरा। ठीक है, तुर्की सुल्ताना का महल कहाँ है? तो लाहौर में, दिल्ली में, आगरा में या फतेहपुर सीकरी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में जो तुर्की सुल्ताना का जो है महल का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण करवाया था अकबर ने। ठीक है, बहुत ही प्रतापी राजा थे, सम्राट, मुगल बादशाह के नाम से जाने जाते तो अकबर। ठीक है, इनके टाइम पे, इनके और औरंगजेब टाइम पर मुगलों का जो स्तर था वो बहुत आगे गया था। जो किसके पुत्र? जो हुमायूं के पुत्र थे, और हुमायूं बाबर के पुत्र थे।
क्लियर। और इसके बारे में जान लो कि देखो तुर्की जो सुल्ताना का जो महल है वो काफी ज्यादा अच्छा खासा था, लघु था, छोटा था लेकिन बहुत सुंदर था। ठीक है, क्लियर। और बात करते हैं, देखो जो ये जो महल था जिस शैली में बना हुआ था, ठीक है, शैली के अगर बारे में बात करते हैं, इस महल की शैली के बारे में बात करते हैं, तो ये इस पंजाब के काष्ठ निर्माण पर आधारित था। किस पे आधारित था? पंजाब के काष्ठ पर आधारित था, कि काष्ठ पर आधारित था। ठीक है, आधारित था। ओके। और इसे अच्छा, एक विद्वान है जिसका नाम है पारसी ब्राउन। ठीक है, तो पारसी ब्राउन ने इसके बारे में क्या कहा, ये भी बहुत ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। पारसी ब्राउन ने इसके बारे में क्या कहा है कि इसको एक मोती कहा है। ठीक है, इस स्थापत्य कला को इसे स्थापत्य कला का मोती कहा है, कला का मोती कहा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए कि कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है। हमारे पास ऑप्शन है कार्ले, एलिफेंटा, एलोरा या अजंता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलोरा। ठीक है, तो एलोरा, ये जो है कैलाश मंदिर एलोरा गुफा में स्थित है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये किस टाइम पीरियड में बनाया गया था? ये राष्ट्रकूटों की देन है। ठीक है, राष्ट्रकूटों की देन है। क्लियर। और बात करते हैं राष्ट्रकूटों की राजधानी के बारे में। अगर बात की जाए कैपिटल, तो इनकी जो कैपिटल है वो क्या है? रानीखेत, सॉरी मान्यखेत, रानीखेत नहीं, मान्यखेत, मान्यखेत। तो राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। एलोरा, एलिफेंटा, जागेश्वरी और मांडेश्वरी के बारे में बात की जाए तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। ठीक है, एलोरा का वो राष्ट्रकूटों की देन देख लो, एलोरा हो गया। ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं हो गई। ठीक है, जागेश्वरी, जागेश्वरी देवी का मंदिर, और मंडलेश्वर, मंडलेश्वर। ठीक है, मंडलेश्वर आदि जो स्मारक है इन्होंने ही बनवाए थे, राष्ट्रकूटों की ही देन थी। ठीक है, और बात करते हैं, देखो एलोरा और एलिफेंटा अपनी स्थापत्य, मूर्तिकला एवं मूर्ति शिल्प और चित्रकला के लिए विख्यात जाना जाता है। शासकीय संरक्षण में एलोरा में शैव धर्म से संबंधित गुफा मंदिर का निर्माण हुआ था, जिनकी संख्या कितनी थी? 17 थी। यहाँ के प्रमुख गुफा मंदिर अथवा मंडपों में रावण की खाई, दशावतार मंदिर, कैलाश मंदिर, सीता की नहानी अथवा घूमर लैंड और दिव्वाड़ा, लंबेश्वर, रामेश्वरम, नीलकंठम आदि इसके विशेष रूप जाने जाते हैं। कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, तो कैलाश मंदिर का से पूछा जाता है कि बताइए कैलाश मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट राजा थे कृष्ण प्रथम। ठीक है, कृष्ण प्रथम, इन्होंने ही कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था? एलोरा में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित बुराहा स्नान गृह का एक समूह यानी सेट है, सेट मिला है। ठीक है, फिर से सुनो, किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नानागार, ठीक है, 12 स्नानागार हैं। ठीक है, यानी कि 12 बाथरूम के बारे में बात कीजिए, आप थोड़ा नॉर्मल भाषा में समझ लो, बाथरूम के बारे में बात कीजिए, 12 बाथरूम के बारे में। ठीक है, एक समूह का सेट मिला है, यानी कि एक सेट मिला है जिसमें 12 बाथरूम है जो नालियों के साथ फर्श से जड़ित हैं। ठीक है, तो हड़प्पा, कलिबंगा, लोथले, बनावली। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें 12 बाथरूम है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए, इस प्रश्न का राइट आंसर आपके सामने क्या आपको लगता है कि इस प्रश्न का राइट आंसर होना चाहिए? क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। वैसे तो यहाँ पर आप मोहनजोदड़ो भी आप समझ सकते हो, क्योंकि मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार था जिसमें बहुत सारे बाथरूम थे, स्नानागार में बाथरूम भी थे। अब थोड़ा सुन लो हिंदी, थोड़ा थ्योरी को सुन लो कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त लोथल में भी सैंधव सभ्यता का प्रमुख स्थल माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर लोथल तो है नहीं, इसलिए मोहनजोदड़ो नहीं है, इसलिए लोथल पे हम टिक कर दिए। लोथल का टीला जो कि अहमदाबाद गुजरात जिले के सारगल नामक ग्राम के समीप स्थल है। ठीक है, तो लोथल कहाँ पे है? गुजरात में, गुजरात में है। और गुजरात में किस जगह पर?
तो अहमदाबाद में, अहमदाबाद, ठीक है। और जिले के बारे में बात की जाए तो सरगल है, सरवल जिला है, ठीक है। अच्छा, लोथली खोज किसने की थी? तो एस आर राव ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एस आर राव। तो लोथली खोज एस आर राव ने की थी। क्लियर? जहां 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए। लोथल की नगर एवं भवन योजना सुनियोजित एवं सुविजित नालियों एवं नरमोखों के अत्युत्तम प्रबंधन देखने को मिलता है। इस स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नानागार समूह आपको मिलते हैं। तो स्क्रीन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अरुमोलिवर्मन, अरुमोलिवर्मन, ठीक है, अरुमोलिवर्मन किस चोल सम्राट का नाम था? तो अरुमोलिवर्मन किस चोल सम्राट का नाम था? यानी विच चोला एम्पर हैड द नेम ऑफ अरुमोलिवर्मन, ठीक है। तो राजा राजराजे, राजेंद्र और राजाधिराज या परांता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो अरुमोलिवर्मन किसका नाम था? वो उसका नाम था राजा राज का, राजराज का, राज राजा का या राजराज का, ठीक है। अब इनके बारे में सुन लो। तो राजराज, क्या इनका पूरा नाम क्या था? राजराज प्रथम, राजराज प्रथम, ठीक है। तो इनका जो एक नाम अरुमोलिवर्मन भी था। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनके बारे में थोड़ा सा और जान लो कि 1985 में ये गद्दी पर बैठे, किस में बैठे? सॉरी, 985 में ये गद्दी पर बैठे थे। 985 में गद्दी पर बैठे, गद्दी पर बैठे, ठीक है। तो 985 में गद्दी पर बैठे और राजराज प्रथम के शासनकाल में चोलों का विस्तृत विजय और समृद्धि का इतिहास प्रारंभ होता है। इसके शासनकाल में 19वीं शतवर्ष में उत्कीर्ण, तंजौर अभिलेख में इनके युद्धों का वर्णन मिलता है। तो राजराज प्रथम के जो युद्ध हैं इनका वर्णन कहाँ मिलता है? तंजौर अभिलेख में, ठीक है। तंजौर अभिलेख किससे संबंधित है? तंजौर अभिलेख। तो राजराज प्रथम के युद्धों का मिलता है। इसमें किसका वर्णन मिलता है? वर्णन किसका मिलता है? युद्धों का। किसके युद्धों का? युद्धों का। किसके युद्धों का? तो राजराज प्रथम का, प्रथम के युद्धों का, ठीक है। क्लियर? और बात करते हैं। राजराज प्रथम की महत्वपूर्ण उपलब्धि तथा नौसैनिक पराक्रम का उदाहरण लक्षद्वीप मालदीव समूह में 12,000 द्वीपों को जीतना था। तो राजराज प्रथम का जो महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी कि इन्होंने 12,000 द्वीपों को जीत लिया था। 12,000 नहीं, 1200 द्वीपों को जीत लिया था। तो 12,000 द्वीपों को जीत इसीलिए सकते हैं जब उनके पास नौसेना होगी। इसका मतलब उनके पास नौसेना अच्छी खासी थी, ठीक है। राजा प्रथम ने संपूर्ण द्रविड़ यानी कि जो दक्षिण वाला एरिया, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कलिंग और लंका, इन सबको जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अपने प्रांत के जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता है? प्रांत मीन्स समझ सकते हो, एक राज्य और प्रांत, राज्य, ठीक है, बहुत फर्क है। प्रांत के छोटे छोटे एरिया होते हैं। तो कौन सा अधिकारी अपने प्रांत के जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता था? प्रांत के जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता है समाहर्ता, संनिधाता, स्थानिक या परामर्शदाता। तो परामर्शदाता तो इस प्रश्न का राइट आंसर नहीं होना चाहिए। तो जल्दी बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? देखो, प्रांतों के जिलों का संग्रहण को नियंत्रित करना यानी कंट्रोल, कंट्रोल द कलेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन द प्रोविंस, ठीक है। एक ऐसे ऑफिसर के बारे में बात की जा रही है कि जो, ठीक है, जो जिलों के संग्रहण, ठीक है, जिलों के टैक्स वसूला करता था, ठीक है, और कंट्रोल करता था। तो परामर्शदाता तो नहीं है, एडवाइजरी तो नहीं है, स्थानिक भी नहीं होगा, संनिधाता भी नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, समाहर्ता। क्लियर? अच्छा, थोड़ा सा अब इनके बारे में और जान लो। समाहर्ता तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यह राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। इसको आप कह सकते हो इनकम टैक्स ऑफिसर। आज के टाइम का जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो समाहर्ता बोला जाता है, इनकम टैक्स ऑफिसर, ठीक है। इसे आपको याद हो जाएगा, इनकम टैक्स ऑफिसर। उस टाइम सीजल का एग्जाम नहीं होता था, वो उनके काम के हिसाब से उनको चुना जाता था, ठीक है। संनिधाता और स्थानिक और परामर्शदाता के बारे में बात की जाए तो संनिधाता यह राजकीय कोष, ठीक है, ये राजकीय कोषाध्यक्ष होता था, यह कोषाध्यक्ष होता था, राजकीय कोषाध्यक्ष होता था,
कोषाध्यक्ष था। ठीक है, ये राजकीय कोषाध्यक्ष था। परामर्शदाता समझ सकते हो, ये एडवाइजर था जो राजा को परामर्श दिया करता था। युवराज के बारे में बात की जाए, थोड़े से अब कुछ और नाम है उनको देख लो। ठीक है, सेनापति को आप समझ सकते हो, सभी सेनाओं का प्रमुख होता था। युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था। प्रदेष्टा एक नाम आ जाता है, प्रदेष्टा। ठीक है, एक नाम आएगा प्रदेष्टा। और व्यवहारिक, व्यवहारिक। अब प्रदेष्टा और व्यवहारिक के को समझ लो कि प्रदेष्टा हुआ करता था फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक है, फौजदारी न्यायालयों का न्यायाधीश। ठीक है, व्यवहारिक के बारे में बात की जाए तो दीवानी न्यायालय का दीवानी न्यायालयों का न्यायाधीश हुआ करता था। दीवानी न्यायालयों का न्यायाधीश हुआ करता था। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लेखन के आधार पर निम्नलिखित अशोक के स्तंभों में से कौन सा सबसे प्राचीन था? तो अकॉर्डिंग टू द एविडेंस ऑफ राइटिंग, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अशोका पिलर्स वाज द अर्लीस्ट, यानी कि सबसे पहले, यानी कि अवलेखों या लेखन के आधार पर, यानी कि जो एविडेंस के आधार पर अशोक के स्तंभों में से सबसे प्राचीन स्तंभ कौन सा था? सिंह शीर्ष युक्त रामपुरवा स्तंभ, रोमनदेई स्तंभ, वृषभ शीर्ष युक्त रामपुरवा स्तंभ, या लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि जो सबसे पुराना अशोक का स्तंभ कौन सा था। तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि सबसे पुराना स्तंभ। तो रोमन देवी के जो अभिलेख है और जो स्तंभ है वो सबसे पुराना स्तंभ है अशोक के पिलर्स का, यानी अशोक के स्तंभों का सबसे पुराना स्तंभ कौन सा है? रोमन देवी का स्तंभ। ये इसमें अब रोमन देवी के स्तंभ के बारे में बात करते हैं तो मौर्यकालीन कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन अशोक के स्तंभों में दिखाई पड़ता है। ठीक है, किसके स्तंभों में दिखाई पड़ता है? अशोक के स्तंभों में दिखाई पड़ता है। क्लियर? ये स्तंभ मथुरा और चुनार की पहाड़ियों से लेकर लाल बलुआ पत्थरों से बनाए जाते थे। ठीक है, जो स्तंभ हुआ करते थे, सिर्फ स्तंभ के बारे में बात करते हैं। स्तंभ, ठीक है, स्तंभ किससे थे? लाल बलुआ पत्थर से थे। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हुआ करते थे, बलुआ पत्थर से बनाए जाते थे। क्लियर? तो स्तंभों को बनाने में लाल बलुआ पत्थर का यूज होता था। और बात करते हैं तो रोमन देवी स्तंभ लेखन के आधार पर अशोक के स्तंभों में सबसे प्राचीन है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा प्राचीन है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इस स्तंभ में खुदा हुआ लेख ब्राह्मी लिपि में है। अच्छा, जो लिपि की भी बात कर लो। देखो, अशोक के जो स्तंभ है वो खरोष्ट और ब्राह्मी लिपि दोनों में है, लेकिन ये जो रोमन देवी का स्तंभ है ये ब्राह्मी देवी का है। सॉरी, ये किस देवी का है? सॉरी, ये किस लिपि में लिखा गया? तो जल्दी से कमेंट में, ये ब्राह्मी देवी में लिखा गया है। किसमें लिखा गया? ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में ये लिखा गया, ये स्तंभ है। अच्छा हाँ, और देखो, लिखने का काम क्या था कि बाएं से दाएं, उसके बाद दाएं से बाएं। ठीक है, इस तरह लिखा हुआ था। सम्राट अशोक अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी आए थे और उसने यहाँ पर अर्चना की तथा गांव में धार्मिक कर माफ कर दिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। बुलंद दरवाजा अकबर के किस विजय के स्मरण में बनाया गया था? तो अकबर ने एक बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन किस विजय के स्मरण में, मतलब किस विजय की याद में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था? तो मालवा के, रणथंभौर के, मेवाड़ के, गुजरात के। तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि कौन सी विजय के बाद बुलंद दरवाजे का निर्माण हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात विजय। ठीक है, पहली बार अकबर ने समुद्र देखा था, गुजरात में ही देखा था जब उन्होंने गुजरात को जीता था। ठीक है, और उसी विजय की याद में, ये उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का इन्होंने निर्माण करवाया था। ठीक है, बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद के दक्षिण द्वार में द्वारा सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। ठीक है, ये कहाँ है? जामा मस्जिद के दक्षिण में है। जामा मस्जिद के किस द्वार पर है? के दक्षिण द्वार पर है। दक्षिण द्वार पर बना हुआ है। ठीक है, इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो ये बुलंद दरवाजे की जो ऊंचाई वो 42 फीट है। कितनी है? 42 फीट। ठीक है,
134 फीट ऊंचा ये दरवाजा जमीन से कुल 176 फीट ऊंचा है। इसका निर्माण अकबर ने 1572 में करवाया था। अच्छा, इसका जो निर्माण है वो 1572 में हुआ था, ये चीज भी ध्यान रखने योग्य है। ठीक है, तो 1572 में बनवाया था और 1572 में ही गुजरात को जीता था। ठीक है, 1601 में असीरगढ़ की विजय के बाद इसे दरवाजे की ऊंचाई बढ़ा दी गई, इसलिए इसे गुजरात और दक्षिण विजय दोनों का प्रतीक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है? अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है कपीसा से, सुर्खकोतल से, चारसधा से या शाहबाजगढ़ी से। तो अग्नि मंदिर की प्राप्ति किस जगह से हुई है, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। तो अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है ऑप्शन नंबर बी सोखकोतल से। तो सोखकोतल से अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है। ठीक है, अग्नि मंदिर के बारे में थोड़ा सा जान लो कि सुरकोतल के बारे में थोड़ा जान लो कि जिसे चश्मा ए सिर, सुरकोतल को किस नाम से जाना जाता है? चश्मा ए सिर या सर ए चश्मा। सर ए चश्मा या सर ए चश्मा। ठीक है, सुरकोतल को का उपनाम है। बैक्ट्रिया क्षेत्र के दक्षिण भाग में स्थित एक प्राचीन प्राथमिक स्थल है। ठीक है, यह कुषाणों के शासन के दौरान किए गए स्मारकीय निर्माणों का स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पर कुषाणों ने, ठीक है, कुषाणों ने स्मारक बनवाए थे। क्या बनवाए थे? स्मारक। स्मारकों का निर्माण करवाया था, निर्माण कराया। क्लियर? रवातक शिलालेख जो कुषाण वंश की वंशावली में पर उल्लेखनीय साक्ष्य प्रस्तुत करता है, यहीं से प्राप्त हुआ था। ठीक है, एक रवातक अभिलेख है। ठीक है, चलो इतना आप याद रख लो कि रवातक अभिलेख किससे संबंधित है? रवातक ये कुषाणों से ही संबंधित है, इस चीज को ध्यान रखना। तो रवातक अभिलेख, ठीक है, किससे संबंधित है? ये कुषाणों से ही संबंधित है। ठीक है, यहीं से प्राप्त हुआ था। यह स्थल सबसे प्रसिद्ध कलाकृति सुखकोतल शिलालेख, राजा कनिष्क की मूर्ति और अग्नि मंदिर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से किस शासक के समय से झरोखा दर्शन बंद हो गया था? झरोखा दर्शन बंद हो गया था किस शासन के दौरान? तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो झरोखा दर्शन बंद कब हो गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब के टाइम पीरियड में झरोखा दर्शन बंद हो गया था। देखो अकबर का नाम और देख लो तो मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। ये औरंगजेब किसके पुत्र थे? शाहजहां के, शाहजहां। ठीक है, तो शाहजहां के पुत्र थे और उनका जन्म शाहजहां और इनका जो जन्म हुआ था वो 3 नवंबर 1618 में हुआ था। ठीक है, मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। दोहा देने उज्जैन में हुआ था। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। पहला राज्याभिषेक 31 जुलाई, ठीक है, 31 जुलाई को हुआ था। तो इनका जो देखो औरंगजेब का राज्याभिषेक के बारे में बात की जाए, राज्याभिषेक, ठीक है, राज्याभिषेक 2 टाइम हुआ था, 2 बार। ठीक है, 2 बार हुआ। पहला कब हुआ? 31 जुलाई 1658 को। ठीक है, 31 जुलाई 1658 को हुआ था। ठीक है, सामूगढ़ के युद्ध के विजय के बाद था दूसरा राज्याभिषेक खजुआ एवं देवराय युद्ध में अपनी निर्णायक विजय के बाद हुआ था। दूसरा कब हुआ था? 15 जून 1659 को। ठीक है, अब इन दोनों अभिलेखों के इन दोनों राज्याभिषेकों के बारे में बात की जाए तो जो 31 जुलाई 1658 को जो अभिलेख हुआ था वो किसकी विजय के बाद हुआ था? सामूगढ़ की विजय के बाद, सामूगढ़ की विजय के बाद हुआ। ठीक है, और जो 15 जून 1659 को जो राज्याभिषेक हुआ वो हुआ था देवराय खजुआ प्लस देवराय। ठीक है, इन दोनों की विजय के बाद हुआ था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस एक्ट के द्वारा भारतीय सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में कराना सुनिश्चित हुआ? पहले वो ऐसा हुआ करता था कि जो अखिल भारत जो भारतीय सिविल सेवाएं थी उनकी जो परीक्षा हुआ करते थे वो इंग्लैंड में हुआ करते थे। तो जो कैंडिडेट हुआ करते थे वो इंग्लैंड जाकर इस एग्जाम दिया करते थे।
लेकिन बाद में समय बदला और फिर ये जो परीक्षाएं होने लगी भारत में, तो पूछी जा रही है कि किस एक्ट, ठीक है, किस एक्ट के दौरान जो सिविल सेवाएं इंग्लैंड से भारत में कराना सुनिश्चित कर दिया गया था। तो 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट 1893 में, मार्लियामेंटो रिफॉर्म 1909 में, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919, जिसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। नाम से ही आप समझ सकते हो कि सुधार है, अर्थात इसमें कुछ ऐसी चीजें की गई जो पहले ऐसी नहीं थी। तो जो सबसे पहला काम यही था कि जो अखिल भारतीय जो सेवाएं थी, ठीक है, वो जो एग्जाम थे, एग्जाम इंग्लैंड से हटकर भारत में होने शुरू हो गए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, और इसके बारे में जान लो कि 1919 के एक्ट के तहत सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में इंग्लैंड और इलाहाबाद भारत में सर्वप्रथम सिविल सेवा परीक्षा का संपन्न हुआ था। ठीक है, एक्ट पास हुआ 1919 में और एग्जाम कंडक्ट कब कराया गया था? तो 1922 में एग्जाम पहली बार कंडक्ट कराया गया था, संपन्न हुई थी एग्जाम। क्लियर? 1919 के एक्ट में भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान था, जिसे 1925 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो सिविल सेवा का जो 1919 से लेकर 1925 के बारे में बात की जाए तो 1925 में, ठीक है, 1925 में क्या हुआ? 1925 में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, यूपीएससी की स्थापना हुई, यूपीएससी की 1925 में स्थापना हुई। सर्वप्रथम इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 में इंग्लैंड के ऊपर के हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्ताव पारित किया गया कि सिविल सेवाओं में प्रवेश के लिए परीक्षाओं का आयोजन अब इंग्लैंड में एवं भारत दोनों जगह पर एक साथ होगा, किंतु इस प्रस्ताव को भी क्रियान्वित नहीं किया गया। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 3 माना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी माना है और हम लोग ऑप्शन नंबर डी मानते हैं। तो 1893 और 1919, ठीक है, 1893 और 1919 के बारे में थोड़ा सा आप जान लो कि 1892 में क्या हुआ था? हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स ने बोला कि एग्जाम दोनों जगह हों, दोनों जगह, ठीक है, एग्जाम दोनों जगह हों। लेकिन 1919 में एग्जाम शुरू हो गए थे और पहली बार परीक्षा भी 1922 में करवा दी गई थी। तो जो करवा दी गई, जो प्रेजेंट हुआ, उसको हम ध्यान देंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डायमेकस एक राजदूत था सीरिया से, किसके दरबार में भेजा गया था? ठीक है, तो बताइए, बिम्बिसार, अजातशत्रु, बिंदुसार या चंद्रगुप्त मौर्य? तो आपसे ये पूछा जाता है कि डायमेकस किसके दरबार में राजदूत बनकर आया था? तो ये था बिंदुसार के दरबार में। ये एक वैद्य था, ठीक है, जो बिंदुसार के टाइम पीरियड में आया था। बिंदुसार को यूनानी में अमित्र चेटक या अमित्र घात कहा जाता है। बिंदुसार का दूसरा नाम क्या है? अमित्र घात, ठीक है, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसका एक नाम सिंगसेन भी है। बिंदुसार के समय सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस को राजदूत भेजा। अच्छा, डायमेकस के बारे में बात की जाए तो ये किसका राजदूत था? ठीक है, तो ये किसका था? एंटियोकस प्रथम का राजदूत था डायमेकस। मिस्र के शासक टालमी द्वितीय ने, यानी टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में वहां के अमात्यों के विरोध में एक विद्रोह हुआ, जिसे दबाने हेतु मालवा व उज्जैन के प्रशासक अशोक को भेजा गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा कि डायमेकस सीरिया के किसके दरबार में भेजा गया था? तो बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1883 में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? 1883 के बारे में बात की जा रही है कि सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? मथुरा, वाराणसी, पटना या कोलकाता? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता। ठीक है, तो 1883 में
सनातनी धर्म रक्षणी सेवा की स्थापना कोलकाता में की गई थी। अच्छा, और बात करते हैं तो इसका मूल उद्देश्य क्या था? ठीक है, इस जो भेजने का मूल उद्देश्य क्या था? मूल उद्देश्य यानी कोई भी सभा की जाएगी तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा। तो इसका जो मूल उद्देश्य था, हिंदू धर्म में आई बुराइयों को दूर करना, आई बुराइयों को दूर करने के लिए, दूर करना। ठीक है, हिंदू धर्म में आई बुराइयों को दूर करना इसका उद्देश्य था सनातन धर्म रक्षणी सभा का। ठीक है, जिसकी स्थापना 1883 में कलकत्ता में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। कहाँ से राजदूत औरंगजेब के शासन के समय आया था? ठीक है, कहाँ से यानी फ्रॉम वेयर डिड एन एम्बेसडर कम ड्यूरिंग औरंगजेब रायन? तो औरंगजेब के शासन के समय आया था कहाँ से राजदूत? कॉन्स्टेंटिनोपल, फारस, मक्का या तुर्की? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कॉन्स्टेंटिनोपल राजदूत औरंगजेब के शासन टाइम आया था। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा देख लो। 1661 के बाद से 1661 से 1667 तक यानी 5 साल तक के बीच की बात हो रही है। औरंगजेब के पास कुछ विदेशी मुस्लिम शक्तियों के यहाँ से दूतामंडल आए। इनमें मक्का का शरीफ, फारस बल्क और बुखार कारगर, खीवा, अबसीनिया और सेरेनो के राजा, बसरा, यमन और मोचा के तुर्की सरदार और कुस्तुनतुनिया से केवल एक दूतमंडल 1690 में आया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ क्या है? समाहर्ता का अभी आप पढ़ते आए, सेनानायक, गोदाम का प्रमुख अभिरक्षक, आकलन व संग्रहण का प्रमुख अधिकारी या वन के अधिकारी? तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। मौर्य काल में समाहर्ता का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अभी हम लोग देख कर आए हैं, समाहर्ता। ठीक है, प्रतिष्ठा के बारे में आपको पता ही है कि फौजदारी का और व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्वेनसांग का भारत यात्रा का क्या उद्देश्य था? भारत का भूगोल जानना, बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना, भारत की संस्कृति को जानना या धन एकत्र करना? तो धन एकत्र करना तो इसका बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था। ठीक है, और भारत का भूगोल जानना, ये भी कोई भूगोल वेत्ता तो नहीं था। ठीक है, और बात करते हैं तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना और भारत की संस्कृति को जानना। तो बताइए इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना और उनको, ठीक है, उनको अपनी बुक में नोट करना। ठीक है, तो ह्वेनसांग का भारत यात्रा का उद्देश्य यही था। तो अब ह्वेनसांग किसके टाइम पीरियड में आया था? तो हर्ष के समय की प्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग थी। ठीक है, ह्वेनसांग हर्ष के टाइम पीरियड में आए थे। क्लियर? ह्वेनसांग का जन्म 600 ईस्वी में लगभग चीन के हुनान प्रांत में चीन लू नामक स्थान पर हुआ था। इसे धार्मिक पुस्तकें बड़ी प्रिय थी। इनकी उत्कृष्ट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चर चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखना और पवित्र बौद्ध ग्रंथों से उनके मूल भाषा के अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, ठीक है, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 629 ईस्वी में उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ था? तो अमरावती का जो महास्तूप है मूल रूप से किस काल से स्थापित हुआ था? अशोक, शुंग, सातवाहन या गुप्त वंश? तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? अशोक से जो अमरावती का महास्तूप है वह मूल रूप से किस काल से संबंधित है? अशोक से है, शुंग वंश से है, सातवाहन से है या गुप्त वंश से है? तो अमरावती का जो स्तूप है वो किस वंश से है? वो सातवाहन वंश से है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, स्तूप का अर्थ क्या होता है? स्तूप, ठीक है, स्तूप का जो अर्थ होता है वो होता है ढेर। क्या हो जाता है? ढेर या थूहा। ठीक है,
स्तूप का अर्थ क्या होता है? धैर्य थुआ। स्तूप संस्कृत के स्तूप धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है एकत्र करना अथवा ढेर लगाना। ठीक है, इसके लिए प्राकृत शब्द भूप मिलता है। स्तूप निर्माण की वास्तविक कार्य अशोक के समय प्रारंभ हुआ था। ठीक है, जो स्तूप का निर्माण जो है वो कहाँ से हुआ था? अशोक टाइम पीरियड में। ठीक है, अशोक टाइम पीरियड में स्थापित हुआ था। स्तूपों का विस्तार संपूर्ण देश में किया गया था। बौद्ध परंपरा में अशोक के 84,000 स्तूप का निर्माण कहा जाता है। ठीक है, बौद्ध परंपरा में अशोक ने लगभग कितने स्तूप बनाए थे? लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करने का श्रेय जाता है अशोक को। ठीक है, अमरावती का जो महास्तूप है इसे महाचैत्य के रूप में जाना जाता है। अब अमरावती का जो महास्तूप है इसको क्या कहा जाता है? महाचैत्य। महाचैत्य। ठीक है, महाचैत्य के रूप में जाना जाता है। सातवाहन कालीन स्तूप है ये। इस कौन सा कालीन है? सातवाहन कालीन। क्लियर? सातवाहन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष ये घोषणा की कि मुगल बादशाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा? तो लाल किला खाली करना पड़ेगा, ये बात लॉर्ड डलहौजी ने कब की थी? 1848, 49, 55 या 56? ठीक है, चलिए इसे बताइए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1849 को। ठीक है, 1849 को। ठीक है, मुगल सम्राट 1803, पहली बात है कि 1803 में ब्रिटिश संरक्षण में रहने लगे थे, लेकिन मान मर्यादा संबंधी उनके दावे स्वीकृत थे। वे गवर्नर जनरल को प्रिय पुत्र और वफादार नौकर संबोधित करते थे। ब्रिटिश गवर्नर जनरल एम हास्ट ने बादशाह को यह साफ समझा दिया था कि आपकी बादशाह नाम मात्र की है और दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट ने नजर देते समय खड़े होने से इनकार किया। ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने बादशाह को अपने दावे और अधिकार छोड़ने को कहा। ठीक है, डलहौजी ने 1849 में सम्राट को लाल किला खाली करने के लिए कह दिया था। बादशाह को उपाधि छोड़ देने, अपने उत्तराधिकारी नामजद करने के अधिकार भी छोड़ देने को कहा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1849 में। ये तो नाम मात्र के ही रह गए थे। ठीक है, मुगल बादशाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराण या धरड़ प्रकार की मुद्रा में किस धातु का प्रयोग होता है? पुराण या धरड़, ठीक है, में किस प्रकार की मुद्रा का प्रयोग होता है? विच मेटल वाज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ पुराना और धारणा टाइप ऑफ कॉइन्स? कॉपर, कांस्य, रजत या स्वर्ण? तो बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा रजत। ठीक है, रजत धातु का प्रयोग होता है पुराण या धरड़ प्रकार की मुद्रा बनाने के लिए। ठीक है, अब ये किस टाइम पीरियड की बात की जा रही है? ये टाइम पीरियड है मौर्य काल का। मौर्य कालीन टाइम पीरियड है। ठीक है, इसको रजत अच्छा, इसको और क्या बोलते हैं? आहत मुद्रा। आहत मुद्रा, आपको आहत मुद्रा भी आपको दी जा सकती है। आहत मुद्रा के लिए मनुस्मृति में पुराण या धरड़ शब्द दिया गया है। जो आहत मुद्रा को रजत में कैसे बदला गया, ये बात कहता है मनुस्मृति। मनुस्मृति में आहत मुद्रा को रजत मुद्रा कहा गया है। क्लियर? पड़, काषाढ़, रुपया, धरड़ आदि चांदी की आहत मुद्राएं होती हैं। ठीक है, ये किस तरह की मुद्रा है? चांदी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, राज्य पदाधिकारियों के लिए 2 पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख किस काल के अभिलेखों में मिलता है? इसमें ऑप्शंस नहीं है, आपको ऐसे ही बताने हैं कि राज्य पदाधिकारियों के लिए 2 पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख किस अभिलेख में प्राप्त होता है? कि एक ऐसा राज्य पदाधिकारी जिसके पास 2 पद हैं, ठीक है, सचिव और मंत्री। तो ऐसे, ठीक है, जिसके पास कौन कितने पद है? 2 पद हैं। पहले एक पद है सचिव का और दूसरा है मंत्री का। तो ये किस अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है? तो ये जो अभिलेख है वो है गुप्त अभिलेख, गुप्त काल का अभिलेख। ठीक है, किस काल का अभिलेख है? गुप्त काल का। देखो, राज्य पदाधिकारी के लिए 2 पदों यानी सचिव और मंत्री का उल्लेख गुप्त काल के शासकों के अभिलेख में मिलता है। गुप्त शासन का केंद्र बिंदु राजा था। गुप्त शासक महाराज राज या परम भट्टारक जैसी उपाधि धारण करते थे। राजा की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी जिसमें ज्यादातर सदस्य उच्च वर्ग के हुआ करते थे। हर्षण 3 पदों संत विग्रहिक और कुमार मात्य एवं महादंडनायक के पदों पर आसीन हुआ करता था। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर देख लो तो हर्षण है। हर्षण के पास कितने पद थे? 3 पद थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य द्वारा नियुक्त कितने अध्यक्षों का उल्लेख करता है? कौटिल्य ने या विष्णुगुप्त या चाणक्य के बारे में बात की जाए तो इन्होंने जो अर्थशास्त्र लिखी है, पहली बात है कि ये अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक के बारे में कम, जो कि राजनीतिक को कैसे चलाना है, एक राज्य में राजनीति कैसे करनी है, एक राज्य को कैसे चलाना है, इसके बारे में बात ज्यादा की गई है। दूसरी बात है कि इसमें जो अध्यक्षों का उल्लेख किया गया है, तो कितने अध्यक्षों का उल्लेख किया गया है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो टोटल अगर बात की जाए तो अध्यक्षों की संख्या निश्चित न होने के कारण इस प्रश्न को आयोग ने गलत कर दिया, इसमें कोई भी नहीं दिया गया। ठीक है, क्योंकि अब अध्यक्षों के नाम देख लो, पराध्यक्ष, स्वराध्यक्ष, सुनाध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष, शीताध्यक्ष, अकराध्यक्ष, कोष्ठगारकाध्यक्ष, कोपाध्यक्ष, आयुधाराध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, लोहाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, गोअध्यक्ष, विविधताध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, नवाध्यक्ष, पत्तनातन अध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष। ठीक है, इस तरह के और भी थे, तो आयोग ने इस प्रश्न को गलत कर दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। संस्कृत काव्य सेतुबंध ग्रंथ का लेखक कौन था? एक संस्कृत काव्य है सेतुबंध, अब उस ग्रंथ का लेखक कौन था? रुद्रसेन द्वितीय, प्रवर सेन द्वितीय, नरेंद्र सेन या पृथ्वी सेन द्वितीय। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रवर सेन द्वितीय। प्रवर सेन द्वितीय ने किस ग्रंथ का लेख लिखा था? तो सेतुबंध का लेख लिखा था, और ये संस्कृत महाकाव्य है। अच्छा, प्रवर सेन ने क्यों लिखा था? क्योंकि इन्होंने लंका पर विजय प्राप्त कर ली थी। अच्छा, इस ग्रंथ में है क्या? सेतुबंध में है, आपको समझ में आता है कि भारत और लंका के बीच जो राम सेतु का निर्माण हुआ है, ठीक है, जो राम सेतु बनाया था, तो ये इसमें भगवान राम इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो इसमें राम की लंका विजय का विवरण मिलता है सेतुबंध ग्रंथ में। प्रवर सेन द्वितीय वाकाटक राजवंश के शासक थे। अब जो प्रवर सेन द्वितीय किस वंश के राजा थे? इनका वंश बात की जाए तो ये वाकाटक वंश के थे, वाकाटक वंश से संबंधित थे। ठीक है, इस राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग हुई थी। क्लियर? उसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बगार के स्थानीय शासक थे। सातवाहनों के पश्चात बिंद शक्ति ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर ली थी। तो इतना याद रख लो कि प्रवर सेन द्वितीय वाकाटक राजवंश के थे, और इन्होंने जो संस्कृत काव्य लिखा है सेतुबंध, इसमें भगवान राम की लंका विजय का विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जौना खान किसका प्रथम नाम था? जौना खान के बारे में बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी का, गयासुद्दीन तुगलक का, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक का। तो जौना खान किसका उपनाम था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जौना खान। ऑप्शन नंबर सी का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था जौना खान। तो अच्छा, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, आप समझ सकते हो। तो गयासुद्दीन तुगलक के बाद उसका पुत्र जूना खान या जौना खान के बारे में बात की। ठीक है, यहाँ देखो, गयासुद्दीन तुगलक की बात कौन करती बेटा? इसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक। और इनका ही नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम था जूना खान या जौना खान। क्लियर? मोहम्मद बिन तुगलक ने मतलब जौना खान ने मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण की थी। 1325 ईस्वी में गद्दी पर बैठा गयासुद्दीन के 5 पुत्र थे, जिनमें मोहम्मद बिन तुगलक सबसे बड़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस चोल शासक ने मदुरै कोंड और मधुरांतक उपाधि को धारण किया था? मदुरै कोंड और मधुरांतक उपाधि धारण की थी विजयालय आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम या कुलोत्तुंग प्रथम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा परांतक प्रथम। परांतक प्रथम ने मदुरै कोंड और मधुरा उपाधि धारण की थी। ठीक है, परांतक प्रथम के बारे में अगर थोड़ी जानकारी ले लो तो 907 से इन्होंने राज किया था, 907 से 955 तक। कब किया था? 907 से 955 तक। आदित्य प्रथम का पुत्र था ये। परांतक प्रथम किसका पुत्र था? आदित्य प्रथम का। क्लियर? और ये किस वंश के थे? ये चोल शासक थे, चोल। क्लियर? मदुरै के पांड्य शासक राजा दुष्ट सिंह पर आक्रमण किया था, बेलूर के युद्ध में हरा दिए गए थे। मदुरै पर विजय के उपलक्ष्यों में उसने मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी। इसकी अन्य उपाधियों में मृदुरांतक, वीर चोल और संग्राम राघव नाम है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में विविधाध्यक्ष किसके लिए प्रयोग किया गया है? विविधाध्यक्ष, ठीक है, चारगांव का अध्यक्ष, वाणिज्य का अध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष या कृषि का अध्यक्ष। तो अर्थशास्त्र में विविधाध्यक्ष किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चारगांव का अध्यक्ष होता है विविधाध्यक्ष। अब कुछ और नाम है जिनको आप देख लो। एक है पर्याध्यक्ष, सॉरी पर्याध्यक्ष, दूसरा नाम है सूराध्यक्ष, सूराध्यक्ष, तीसरा नाम है सूनाध्यक्ष, अध्यक्ष, चौथा नाम है गोअध्यक्ष और पांचवा नाम है विविधाध्यक्ष, विविधाध्यक्ष, ठीक है। तो ये कुछ नाम है। अब देखो पण्याध्यक्ष के बारे में बात करते हैं। ये वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष है, ये कॉमर्शियल डिपार्टमेंट देखता है वाणिज्य, ठीक है, वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष है। सूराध्यक्ष के बारे में बात किया है तो ये आबकारी विभाग का अध्यक्ष है, आबकारी विभाग के इसके पास है। सूनाध्यक्ष के बारे में बात की जाए तो बूचड़ खाने का अध्यक्ष है, बूचड़ खाने का अध्यक्ष है। गो अध्यक्ष के बारे में बात की जाए तो ये पशुधन विभाग का अध्यक्ष है, पशुधन विभाग का। अब विविधाध्यक्ष आपको अब पता ही है कि किसका है, चारगाह का अध्यक्ष है, चारगाह का अध्यक्ष है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। किस सुल्तान द्वारा गुलरूख के उपनाम से ईरानी भाषा में नज्म लिखी जाती थी? किस सुल्तान द्वारा गुलरूख के उपनाम से ईरानी भाषा में नज्म लिखी जाती थी? बैलूल लोदी, रजिया, सिकंदर लोदी या बलबल? तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुलरूख के उपनाम से किसने नज्में लिखी थी ईरानी भाषा में? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिकंदर लोदी। क्लियर, सिकंदर लोदी शिक्षक और विद्वान था, वह फारसी भाषा का ज्ञाता तथा गुलरूखी के उपनाम से जाना जाता से कविताएं लिखता था। ये किसका ज्ञाता था? फारसी लैंग्वेज का। क्लियर, वह विद्वानों का सम्मान करता था ताकि और उन्हें संरक्षण भी देता था। प्रत्येक रात 70 विद्वान उसके सैया के पास बैठकर विभिन्न प्रकार की चर्चाएं करते थे। उसके समय में संस्कृत के कई ग्रंथों को फारसी अनुवाद हुआ था। सिकंदर लोदी के संरक्षण में उसके वजीर मियां हुआ ने संस्कृत भाषा के अधिशास्त्र में के एक ग्रंथ में तिब्बत सिकंदरी या फरहंग सिकंदरी नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद थी? तो पहली तुर्की मस्जिद के बारे में बात की जाए तो अटाला देवी का मस्जिद, खिड़की मस्जिद, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद या कलान मस्जिद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद भारत में पहली तुर्की मस्जिद थी। ठीक है, अब कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? यह है दिल्ली में, दिल्ली। ठीक है, मुस्लिम शैली से निर्मित ये प्रथम भवन है। इसका निर्माण किसने करवाया था? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था, इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। अच्छा, इसका निर्माण तो करवा दिया। अच्छा, ये किसको तोड़कर बनाई गई थी? ये जो मस्जिद है किसको तोड़कर बनाई गई थी? ये विष्णु मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, विष्णु मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे किस विद्रोह संबंधित थे? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली या दीनापुर? तो जो मंगल पांडे थे वो बैरकपुर विद्रोह संबंधित थे। तो मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट के अधिकारी थे, सैनिक थे, 34वीं रेजिमेंट। ठीक है, और बैरकपुर कहाँ है? मुर्शिदाबाद के निकट। बैरकपुर का मुर्शिदाबाद के निकट, ठीक है, के निकट थे। इन्होंने क्या किया था? 29 मार्च 1857 को, ठीक है, इन्होंने बैरकपुर में क्या किया? 29 मार्च 1857 अपने ही एक उच्च अधिकारी को गोली मार दी थी। उच्च अधिकारी का नाम क्या था? तो एजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग, LT बाग।
ठीक है, लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी थी, गोली मार दी थी। ठीक है, और रीजन था कि इनको ये ज्ञात हुआ था कि जिस पहले ऐसा होता था कि जो गन का प्रयोग होता था, वो गन के प्रयोग में जो कारतूस प्रयोग होते थे, वो कारतूस गाय और सुअर की चर्बी से बने होते थे, और उस टाइम पीरियड में कारतूस को मुंह से खोला जाता था। ठीक है, तब जाके वो बारूद बढ़ते थे। ठीक है, तो ये जो विद्रोह हुआ था, तो इसका जो प्रमुख कारण था चर्बी युक्त कारतूस का होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, एएमयू के बारे में बात की जा रही है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया? ठीक है, तो इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन, अमृतसर अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन या लखनऊ अधिवेशन। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद सेशन में। ठीक है, अपने मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन यानी कि इलाहाबाद अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर प्रयोग किया था। अच्छा, ये टाइम पीरियड कब का है नागरिक अवज्ञा आंदोलन? ये टाइम पीरियड है 1 अक्टूबर 1906, जब क्या हुआ था, जब बंगाल आंदोलन हुआ था, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन यानी कि हिंदू और मुस्लिम को दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के तृतीय मुसलमानों का एक शिष्टाचार मंडल ने अभिजात्य वर्ग के थे शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिले और 1906 में ढाका में एक बैठक आयोजित की, जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग एक नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई, और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने इलाहाबाद अधिवेशन, ठीक है, जिसके अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल ने में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया था। ठीक है, आपसे ये पूछा जाता है कि एएमयू की स्थापना कब हुई थी? एएमयू अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना टाइम भी है, स्थापना टाइम भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेक्कन सभा का संस्थापक कौन था? डेक्कन सभा का संस्थापक कौन था? मोहम्मद महादेव गोविंद नायडू, दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक? तो डेक्कन सभा के संस्थापक कौन थे? जल्दी से बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये डेक्कन ही दक्कन है। दक्कन सभा का संस्थापक कौन था? महादेव गोविंद नायडू, दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। दक्कन सभा का संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले को जाना जाता है। ठीक है, ये एक महान समाज सुधारक और शिक्षाविद थे। इन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। गोखले ने सामाजिक सशक्तिकरण, शिक्षा के विस्तार और 3 दशकों तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अगुवाई की थी। 1905 में इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की थी। ठीक है, 1905 में, ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया, सर्वेंट ऑफ इंडिया, सर्वेंट ऑफ इंडिया एक संस्था की भी स्थापना की। किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। आगे बढ़ते हैं। हिरण्य स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहां से मिलता है? हिरण्य स्तूप का शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है, किससे मिलता है? ऋग्वेद से। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपको पता है कि ढेर होता है, क्योंकि यह चिता के स्थान पर बनाया जाता है, अतः इसका एक नाम चैत्य भी है। ठीक है, इसका स्तूप का एक नाम क्या है? स्तूप का नाम चैत्य भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख मुबारक शाही किसने लिखी थी? तारीख मुबारक शाही किसने लिखी थी? यहाँ बिन अहमद सर हिंद या यासिमी सब्न इसराज अफीफी या वर्णी? तो तारीख मुबारक शाही किसने लिखी थी? तो यहाँ बिन अहमद सर हिंद ने लिखी थी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य कुबलयालम कुबलय माला के लेखक कौन है? कुबलय माला के लेखक कौन है? जो कौन सा साहित्य है? जैन ग्रंथ का है। तो जल्दी से बताइए कि उद्धोतन सरी, हरिभद्र, महेश्वर सूरी या गुणचंद्र? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उद्धोतन सूरी। जैन साहित्य कुबलयालम कुबलय माला के लेखक उद्धोतन सूरी जाने जाते हैं। ठीक है, अब उद्धोतन सूरी कहाँ के थे? जालौन के रहने वाले थे। जालौर, सॉरी जालौन नहीं, जालौर। ठीक है, जालौर के रहने वाले थे। अब ठीक है, इनका जो जन्म है, जन्म के बारे में बात की जाए तो 778 ईस्वी में हुआ था, 778 ईस्वी में। ठीक है,
इन्होंने इसमें 18 देसी भाषाएं ऐड की थी, 18 देसी भाषाएं ऐड की थी। भाषाओं में इसको लिखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो राइट टाइम है वो है 1804 में। कहाँ हुई थी? बॉम्बे में, यानी मुंबई में। किसने की थी? सर जेम्स मैकेन्टॉन्स। किसने की थी? सर जेम्स मैकिन्टॉन्स ने की थी। किसने की थी? मैकिन्टॉन्स ने की थी, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना। जो इंग्लैंड में एक प्रतिष्ठित वकील, न्यायविद और विख्यात सामाजिक व्यक्ति थे, जो बॉम्बे के चीफ जज बने थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में वाकाटक शासकों में किसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था? तो वाकाटक वंश शासक में किसने चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्ता से विवाह किसने किया था, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रसेन द्वितीय ने। रुद्रसेन द्वितीय ने वाकाटक वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती से विवाह किया था। आगे बढ़ते हैं। अब हमको घटनाक्रम लगाना है। देखो, साइमन कमीशन कब आया, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, क्रिप्स मिशन कब आया और CR फार्मूला, इन सब का टाइम पीरियड क्या है? तो इसको आपको पता ही होगा, क्रिप्स मिशन 1942 को आया। अब 1942 में आया, लेकिन कब? 23 मार्च, ठीक है। CCR रख लो, सी है ना, सी क्रिप्स सी, तो CCR रख लो, लास्ट में 3 आएगा। तो 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आया था। साइमन कमीशन के बारे में बात की जाए तो साइमन कमीशन कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को आया था। 3 फरवरी 1928। अब क्या था? गो साइमन, ब्लैक कानून भी बोला जाता था इसको, ठीक है, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी इसका विरोध करते करते। तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन आया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात की जाए तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला था, ठीक है। ये पहला गोलमेज सम्मेलन था। और CR फार्मूला के बारे में बात की जाए तो CR फार्मूला आया था 10 जुलाई 1944 को, ठीक है। तो CR फार्मूला कब आया था? 10 जुलाई 1944 को आया था। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को आया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक चला था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 तक आया था। अब क्रम देख लो, सबसे पहले कौन आया? 28, 42, 44, 31। तो सबसे पहले साइमन कमीशन यानी कि 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। तो 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे गुप्तों ने पतलून पहनना सीखा? यानी गुप्तों ने, जो गुप्त लोग थे, उन्होंने पतलून पहनना किस से? कुषाणों सीखा, मौर्य सीखा, सुंगों सीखा, शकों सीखा। तो इसका जो राइट आंसर है, कुषाणों से इन लोगों ने पतलून पहनना सीखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैगस्थनीज द्वारा लिखित एस्ट्रोनोमी अधिकारी का संबंध किससे था? ठीक है, मैगजीन इंडिका पुस्तक लिखी और उसमें एक उल्लेख है एस्ट्रोनोमी अधिकारी। तो एस्ट्रोनोमी किससे संबंधित है? तो ये है नगर के अधिकारी, ठीक है। अब कुछ और देखो, इन्होंने जो अपनी पुस्तक इंडिका इन्होंने अपनी जो पुस्तक है इसमें कुछ और नाम भी ऐड किए थे, ठीक है। अब उनको देख लो। एक है एग्रोनोमी, दूसरा है रूपदर्शक, तीसरा है सौवर्णिक, चौथा है प्रतिष्ठा, पांचवा व्यवहारिक। तो व्यवहारिक तो ये तो हो गया दीवानी का न्यायाधीश। प्रतिष्ठा हो गया जो फौजदारी न्यायालय का जज न्यायाधीश।
ठीक है। एग्रोनोमोई के बारे में बात की जाए तो जिले एवं सड़क निर्माण का अधिकारी है। ठीक है, जिले प्लस सड़क निर्माण का अधिकारी ठीक है। रूप दर्शक के बारे में बात की जाए, सिक्कों की जांच करने वाला प्रधान अधिकारी है। सिक्कों की जांच करता की जांच वाला। ठीक है। सौवर्ण के बारे में बात की जाए तो टकसाल का प्रमुख अधिकारी है, टकसाल का, जहां पर सिक्कों की ढलाई होती है। ठीक है। और प्रतिष्ठा और व्यवहारिक आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, समरकंद में मोहम्मद नादिर एवं मोहम्मद मुराद किसके शासनकाल में भारत आने वाले अंतिम कलाकार थे? ठीक है। तो इसका देखो राइट आंसर जहांगीर हो जाएगा। ठीक है। तो समरकंद में मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद जहांगीर के शासनकाल में भारत में आने वाले अंतिम कलाकार थे। जहांगीर स्वयं एवं कुशल चित्रकार था, उसका काल मुगल चित्रकाल का चरमोत्कर्ष था। ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जाता है कि मुगल काल में, ठीक है, चित्रकला का चरमोत्कर्ष वाला कौन था? तो जहांगीर ही था। इस चीज को बिल्कुल भी भूलिएगा मत। आगे बढ़ते हैं। गविष्ट क्या था? गायों के लिए होने वाला या गायों पर लगने वाला कर, चारागाह पर या गौशाल? तो इसका देखो गविष्ट क्या होता है, एक टैक्स होता था। टैक्स किस पर? एक टैक्स भी होता था और युद्ध भी होता था। तो अब बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? गविष्ट। कई आप लोग सबसे इस शब्द से कई बार परिचित हैं। अगर आपने पहली क्लास देखी होंगी या आप जुड़े होंगे तो आपने गविष्ट वाले शब्द को भी अच्छे से देखा होगा। ठीक है। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो गायों के लिए होने वाले संघर्ष होते थे। ठीक है, गविष्ट। टैक्स नहीं, गायों के लिए होने वाले संघर्ष। उस टाइम पीरियड में जो गविष्ट होता था एक धन माना जाता था, पशुधन। जिसके पास जितनी ज्यादा गायें यानी जितनी ज्यादा पशु हुआ करते थे वो उतना ज्यादा शक्तिशाली या धनी माना जाता था। तो उस टाइम पीरियड में खुद को दूसरों से बेहतर बनने के लिए युद्ध करते थे और वो होते थे गायों पर अटैक करने के लिए, यानी कि गायों के लिए, गायों को कब्जा में लेने के लिए युद्ध हुआ करते थे, जिसका नाम होता था गविष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने यह घोषणा की थी कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, जॉन लॉरेंस या लॉर्ड एल्मबरो? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है। इन्होंने बोला कि बहादुर शाह जफर की जब मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद राजा की उपाधि किसी को नहीं दी जाएगी। मुगल सम्राट 1803 में ईस्वी से ब्रिटिश संरक्षण में रहने लगा था, लेकिन मान मर्यादा संबंधित उनके दावे स्वीकृत थे। ठीक है, ये सब आपको पता ही है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शाहदरा का मुगल गार्डन स्थित है दिल्ली में, आगरा में, लाहौर में या श्रीनगर में? तो बताइए शाहदरा का जो मुगल गार्डन है वो कहाँ स्थित है? वो लाहौर में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? लाहौर में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1601 में खान देश पर अकबर की विजय की स्मृति चिन्ह के रूप में कौन सा स्मारक बना? ठीक है, जामा मस्जिद, इबादत खाना, बुलंद दरवाजा या बीबी खानम का मकबरा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाजा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित है? पंचमहल, मोती मस्जिद, मरीन मकानी का मकबरा या जोधाबाई का महल? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोती मस्जिद। ठीक है, मोती मस्जिद फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। ठीक है, कहाँ है मोती मस्जिद? तो बताइए, एक मिनट। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? ठीक है, तो ये देखो मोती मस्जिद कहाँ पर है? तो मोती मस्जिद आगरा में है। ठीक है, तो मोती मस्जिद कहाँ है? मोती मस्जिद आगरा में है, फतेहपुर सीकरी में नहीं, आगरा में है ये। जबकि पंचमहल, मरियम मकानी का महल और जोधाबाई का महल, ये तीनों ही कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में तसर निम्नलिखित के लिए किसका लिए प्रयोग होता था? तसर। ठीक है, तो तसर किसके लिए प्रयोग होता था? तो चरखी के लिए तसर का यूज होता था। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। तांबे या कांस्य के अर्थ में आयस शब्द का प्रयोग भी यहाँ पर आपको मिलेगा। आर्यों को धातु कर्म की जानकारी थी। ऋग्वेद में बढ़ई के लिए तक्षण या धातु कर्मी के लिए कमरी शब्द का प्रयोग होता था। सोना के लिए हिरण्य शब्द का प्रयोग आया, ये इंपॉर्टेंट है। सोना के लिए एक शब्द क्या था? हिरण्य। ठीक है, हिरण्य के लिए, हिरण्य को सोना भी बोला जाता था। बांसवाई नामक वर्ग कपड़ा बुनने का कार्य करता था। कपड़े की बुनाई करघों से की जाती थी।
चरखी को तसर, तना को ऊत और बाना को तंतु कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखो, ठीक है। ताना को क्या कहा जाता था? ताना को ऊत और बाना को क्या कहा जाता? तंतु। क्लियर? और बुनकर के लिए, ठीक है, वाशावाय, वशावाय, वसावाय का प्रयोग करते थे। और रथ के लिए किसका यूज होता था? तो कपड़ा बुनने के लिए तो ये तो हो गया। लगाम। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स मिल की रचना द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन कब हुआ? जेम्स मिल ने द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन किया तो कब किया जेम्स मिल ने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1817, ठीक है। जेम्स मिल 1773 से 1836 तक स्कॉटिश मूल। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जेम्स मिल कहाँ से थे? तो ये थे स्कॉटिश थे, स्कॉटिश, ठीक है। इन्होंने हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया लिखी थी 1817 में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय जाता है? यानी कि सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो शेरशाह सूरी को इन्होंने रुपया एक नामक मुद्रा दी थी, जो आज भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया? तो खलीफा को सत्ता को मान्यता देना किसने बंद कर दिया? तो ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने 13 अप्रैल को ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह गद्दी पे बैठा। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। इसने क्या किया? इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया, स्वयं को खलीफा घोषित किया। यानी कि अब इसने जो खलीफा होते थे उनसे खुद को ना करके, जैसे कि उनके पास जाते थे खलीफा की मतलब सत्ता को, चाहे कोई भी मुगल सम्राट या कोई भी मुगल सत्ता में बैठने के लिए खलीफा की जो मंजूरी होती थी, पहले खलीफा की मंजूरी लेता था, उसके बाद सत्ता में बैठता था, उसके बाद खुद को उस सत्ता का रखवाला या शासक घोषित करता था। लेकिन इसने क्या किया? इसने खुद को ही खलीफा घोषित कर लिया, ठीक है। उसने अल इमाम व खिलाफत उल्लाह की उपाधि धारण की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस युद्ध के बाद मैसूर का टीपू सुल्तान सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो टीपू सुल्तान ने सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य हुआ। टीपू सुल्तान का जो राज्य था मैसूर, वो सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य हुआ किस युद्ध में? तो ये युद्ध था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। तो अब इनके पीछे की कहानी देख लो, टीपू सुल्तान, ठीक है। टीपू सुल्तान की कहानी, टीपू सुल्तान की कहानी कुछ इस तरह से है कि टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर, ठीक है, अंग्रेजों से लोहा लेते आए थे, ठीक है। तो ये दोनों ही मैसूर के थे। टीपू के पिताजी हैदर थे और हैदर भी 2 तक लड़े, उसके बाद टीपू ने संभाल ली सत्ता और उसके बाद इन्होंने भी अंग्रेजों से लोहा लिया। उसके बाद क्या हुआ कि उस टाइम एक अंग्रेज था लॉर्ड वेलेस्ली, ने एक प्रस्ताव भेजा सहायक संधि का, ठीक है। टीपू सुल्तान ने वो संधि मानने से इनकार कर दिया। तो फिर लॉर्ड वेलेस्ली ने युद्ध की घोषणा कर दी। क्या किया? युद्ध की घोषणा कर दी और युद्ध चला। तो युद्ध कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक चला। जैसे मान के चलो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। टीपू बीच में है, तो इस तरफ से भी युद्ध हुआ, इस तरफ से भी युद्ध हुआ। यानी कि अब ईस्ट साइड से, ठीक है, जनरल हैरिस एक थे, हैरिस, और कौन थे? कर्नल बेलेजली स्वयं, ठीक है। बेलेजली ने मोर्चा संभाला और वेस्ट साइड से जनरल
स्टुअर्ट, स्टुअर्ट, ठीक है। नेवी युद्ध किया, मतलब टीपू पर आक्रमण किया, ठीक है। दोनों तरफ से घिर जाने की वजह से, दोनों तरफ से घिर जाने की वजह से क्या हुआ कि टीपू सुल्तान मारा गया युद्ध में, चतुर्थांग मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया, और इसके जो सगे संबंधी थे उनको कैद कर लिया गया, और एक 2 वर्ष बालक था, ठीक है। 2 वर्ष का एक बालक था, 2 वर्षीय बालक था। उस बालक का नाम था कृष्णराज, कृष्णराज, ठीक है। इस कृष्णराज को राजा मानकर अपने साथ मिला लिया, ठीक है। और नाम उसका रहा, कृष्णराज का रहा, और जो कामकाज था वो अंग्रेज स्वयं करते रहे। तो ये थी चतुर्थ अंग मैसूर युद्ध। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां के शासन के 8वें वर्ष में शासन के राजकीय इतिहास पादशाहनामा के लेखक कौन थे, ठीक है। पादशाह के नामा के लेखक कौन थे? मोतमिंद खान, अब्दुल हामिद लाहौरी, मोहम्मद अमीर कजवीन या मोहम्मद वारिश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। उम्मीद है कि सबको इस प्रश्न का राइट आंसर पता होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पादशाहनामा के लेखक, ठीक है, कौन थे? मोहम्मद आमिर कजवीनी। शाहजहां के शासन के 8वें वर्ष में शासक के राजकीय इतिहास पादशाहनामा का लेखक कौन था? तो मोहम्मद आमिर कजवीनी थे, ठीक है। अब्दुल हामिद लाहौरी की पादशाहनामा, इनायत खां की शाहजहांनामा, और मोहम्मद सालेह की अमल ए सलाही, मोहम्मद सादिक खां की शाहजहांनामा प्रमुख है। देखो, इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों ही है, ठीक है। लेकिन शाहजहां के 8वें वर्ष में, ठीक है, 8वें वर्ष की बारे में बात की जाए। वैसे तो अगर सिर्फ इतना होता कि पादशाहनामा के लेखक कौन है तो अब्दुल हामिद लाहौरी हम टिक करके हम बढ़ जाते हैं, लेकिन ये 8वें वर्ष के बारे में बात की जा रही है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 8वें वर्ष शासन के राजकीय इतिहास में पादशाहनामा के लेखक अब मोहम्मद आमिर कजवीनी ने की थी, जबकि अगर 8वें वर्ष को छोड़ दिया जाए तो पादशाहनामा के लेखक अब्दुल हामिद लाहौरी हैं, ठीक है। अच्छा, एक शाहजहांनामा भी है, शाहजहांनामा, ठीक है। तो इसके कौन है? तो इसके लेखक है मोहम्मद सादिक खां, मोहम्मद सादिक खां, ठीक है। तो ये कुछ ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है? रामगुप्त का नाम किस अभिलेख में आता है जो गुप्त वंश के शासक थे? समुद्रगुप्त का प्रयाग अभिलेख, आर्यवर्धन का वांसखेड़ा अभिलेख, अमोघ वर्ष का संजन ताम्रपत्र अभिलेख या स्कंदगुप्त का काहिम अभिलेख। तो अब बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अमोघ वर्ष का संजन ताम्र अभिलेख, ठीक है, जिसमें रामगुप्त का भी नाम आता है। अब इसको देख लो। तो देखो, गोविंद तृतीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अमोघ वर्ष प्रथम राष्ट्रकूट सिंहासन में बैठा, ठीक है। ये किसका बेटा था? गोविंद तृतीय का, गोविंद तृतीय का पुत्र था, ठीक है, अमोघ वर्ष, ठीक है। गोविंद के बाद अमोघ वर्ष शासन में बैठा, और ये कौन सा वंश है? राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट, ठीक है। उस समय इसकी अवस्था 7 वर्ष की थी। वह विद्या एवं कला का उदार संरक्षक था, वह स्वयं एक विद्वान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, बौद्ध स्थल नालंदा विश्वविद्यालय को निम्नलिखित में किसने उत्खनन कराया? आर.डी. बनर्जी, डॉक्टर मैके, डॉक्टर स्टीन या स्पूनर। तो बताइए कि जो बौद्ध स्थल है नालंदा विश्वविद्यालय, उसका उत्खनन किसने करवाया था? डॉक्टर स्पूनर ने करवाया था। किसने करवाया था? डॉक्टर स्पूनर ने। तो 1812 में इसकी जानकारी हुई थी, नालंदा के 1812 में, ठीक है। किसको जानकारी मिली? हैमिल्टन को, हैमिल्टन को, ठीक है। नालंदा महाविहार के अन्वेषण कार्य सर्वप्रथम जनरल कनिंघम ने करवाया था 1862 में, ठीक है। तो अन्वेषण किसने करवाया? अब बात करते हैं 1862 में अन्वेषण हुआ, ठीक है। 1817 में खुदाई हुई, 1870 में खुदाई हुई। और खुदाई किसने की? खुदाई की ब्रैडली ने, ब्रैडली, ठीक है। और एक लेख प्रकाशित करवाया, ठीक है, नालंदा के जीर्णोद्धार हेतु 1915 में खुदाई करवाई, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर स्पूनर आते हैं और उन्होंने
1915 में खुदाई करवाई, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का उत्खनन हुआ उसके बाद। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्मारकों में से किसमें रजत की छत और संगमरमर, स्वर्ण और बहुमूल्य पत्थरों की मिश्रित सजावटी का प्रयोग किया गया? ठीक है, रजत की छत, संगमरमर, स्वर्ण और बहुमूल्य पत्थरों की मिश्रित सजावटी का प्रयोग किया गया। मोती मस्जिद आगरा, एतमादुल्लाह का मकबरा, दीवाने खास या जहांगीर महल? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दीवाने खास, जो कि दिल्ली में है। वहाँ की जो छत है वो रजत से बनी हुई है, संगमरमर, स्वर्ण और बहुमूल्य पत्थरों से निर्मित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का बारिद ए मामूल अधिकारी था, कानून विभाग का, कुलीन वर्ग का, गुप्तचर विभाग का या सेना प्रमुख? ठीक है, तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली में बारिद ए मामलूक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता है बारिद ए मामलूक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाउद्दीन का झोपड़ा अलाई दरवाजा कहाँ तक जाने का एक प्रवेश द्वार था? ठीक है, कुतुब मीनार का, अलाउद्दीन का झोपड़ा, खास हौज खास या कुतुब इस्लाम मस्जिद? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कुतुब इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार था अलाई दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त की थी? तो राजा राज प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने, वीर राजेंद्र प्रथम ने या राजेंद्र प्रथम ने, राजेंद्र द्वितीय ने? तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है राजेंद्र प्रथम ने सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त कर लिए थे। निम्नलिखित में से चोल शासकों में से किस एक ने संपूर्ण सिलोन सिंगल को विजित किया था? तो सिंगल को यानी सिलोन पर विजय किसने प्राप्त की थी? राजेंद्र प्रथम ने, राजा राज प्रथम ने, कोलुंतर प्रथम ने, राजा धीराज प्रथम ने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंडियन सिविल लिबर्टी यूनियन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा था? इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा था बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गोखले, एमजी रनाडे, जवाहरलाल नेहरू? तो इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा था कौन? बताइए कौन जुड़ा था? तो जुड़े थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन से घनिष्ठ रूप से जुड़े थे जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू 1936 में, ठीक है, बात की जा रही है 1936 की, बॉम्बे में पहला मानवाधिकार आयोग आया, बॉम्बे। ठीक है, फर्स्ट क्या आया? मानवाधिकार आयोग, फर्स्ट मानवाधिकार आयोग बना, आयोग आया। ठीक है, इंडियन सिविल लिबर्टी यूनियन, इसका एक शॉर्ट में ICLU का गठन किया गया। और ठीक है, इंडियन सिविल लिबर्टी यूनियन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा था कि इसके गठन के पीछे का विचार सरकार का विरोध करने का अधिकार था। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसके राइट आंसर है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप बने रहिए। और अगर क्लास आपको पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आपको एक चीज़ बताएंगे कि जो क्वेश्चन आप कर रहे हो, यकीन मानिए क्वेश्चन आपको इसी तरह मिलेंगे, और क्वेश्चन बहुत आसान नहीं है जो आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। आप देख रहे होंगे कि मेडिवल हिस्ट्री कितनी ज़्यादा आ रही है। इनफैक्ट दक्षिण वाला एरिया तो बहुत ज़्यादा आया है, कम से कम 8-10 क्वेश्चन तो दक्षिण से ही है, इनफैक्ट ज़्यादा ही आए हैं। ठीक है, तो आपको किस किस चीज़ पर ध्यान देना है? आपको दक्षिण वाला एरिया पूरा पढ़ लेना है, आपको मुगल वाला पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, आपका आज का एक काम रहेगा कि दक्षिण वाला पढ़ लेना है, और क्या पढ़ लेना है? मुगल वाला पढ़ लेना है। ठीक है, उनके काम, उनका साहित्य, उनका इतिहास के बारे में अच्छे से जानकारी रख ले, जैसे कि जब नेक्स्ट एग्जाम पेपर आपके सामने आए तो आपकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, आप इन सब चीज़ों से ऑलरेडी परिचित हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।